हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ एटम्स वन शॉट। सारे टॉपिक्स हम लोग देखेंगे इसमें, ईच एंड एवरीथिंग टच करेंगे और फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स, सभी चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ भी हम लोग इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ दैट इज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में आपको सबसे पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि इसके अंदर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसा था। मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था। मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? इज यूनिफॉर्म। इसने एटॉमिक रेडियस कितना बताया था? एटॉमिक रेडियस बताया था 10⁻⁻10। जो उसने पल्प जो होता है, पल्प ऑफ वाटरमेलन, वो कैसा बताया था? पॉजिटिव बताया था। इट्स पॉजिटिव। और जो सीड्स है वो सीड्स वेर नेगेटिव। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि और ये एक्चुअली गलत था, है ना। इट्स अ रॉन्ग मॉडल, वाज अ रॉन्ग मॉडल। और क्या चीज इंपॉर्टेंट बताओ थॉमसन की? एटम न्यूट्रल था। यस, सही बात है। एटम कैसा था इसका? न्यूट्रल। मतलब एक चीज तो उसने सही बताई थी कि भाई एटम न्यूट्रल है, तो सबको पता था न्यूट्रल। ठीक है, किसी भी चीज को टच करते हो करंट नहीं लगता। और बता दो, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन इंडिकेट कर रहे हैं, ये जो है वो प्रोटॉन्स इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसकी एक बात जो आपको पता होनी चाहिए कि ये क्यों फेल हुआ, व्हाई इट वाज फेल्ड। बोलो। फेल्ड बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बस अनेबल टू एक्सप्लेन। जैसे, और दूसरी एक चीज इसने एक और बताई थी कि भाई ये सारे जो है ना वो कौन से इक्विलिब्रियम में होते हैं? दे आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, चार्जेस कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं रह सकते, वो हमेशा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। थोड़ा सा झटका मारा इधर उधर हो जाएंगे सब। ठीक है, तो ये बात भी गलत थी, तो स्टेबिलिटी पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। राइट, तो इसकी वजह से इसका एटॉमिक मॉडल जो है वाइडली एक्सेप्ट नहीं हो पाया। उसके बाद स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, है ना। राइज ऑफ न्यूक्लियर मॉडल किसने किया था? टिगर एंड मार्स्टन। सेटअप क्या था? सेटअप के अंदर हमने देखा था कुछ इस तरह थे। एक लीड ब्लॉक से कौन सा था? बिस्मथ। कौन सा? 83, 2 and 4। दिस वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। एनर्जी बताओ कितनी थी? एनर्जी तेरी 5.5 to 7.7 MeV। ठीक है, इतनी एनर्जी लेकर अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे गए। यहाँ पे हमने क्या दिया था? गोल्ड फॉइल रखी थी, है ना। और इस गोल्ड फॉइल से, यस, थिकनेस क्या थी? 2.1 इंटू -7 मीटर की थिकनेस थी। राइट, तो हमने यहाँ पे पाया कि भाई जो भी अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जा रहे थे वो ऑलमोस्ट तो स्ट्रेट, सारे आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी जा रहे थे उतने सब स्ट्रेट आर पार निकल के यहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे। सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको स्पॉट्स दिख रहे थे। राइट, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो यहाँ पर भी स्कैटर हुए, कुछ यहाँ पर भी आपको मिले, है ना। कुछ ऐसे यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, और कुछ जो है तुमने बैकवर्ड स्कैटरिंग करके भी आए थे। राइट, ऑलमोस्ट 1 out of 8,000 were scattered greater than 90 डिग्री का स्कैटरिंग किया था। ठीक है, और बहुत कम ऐसे थे, मतलब ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज उसने दिया हुआ है जो 1 डिग्री से ज्यादा स्कैटर करने वाले थे। ठीक है, कितना? 1.4, 0.14%। यस, तो 0.14% ऐसे थे दे आर स्कैटरिंग ग्रेटर देन 1 डिग्री। 1 डिग्री से भी ज्यादा, मतलब सोचो ऑलमोस्ट आर पार निकल रहे थे। राइट, इसके अंदर हमने कौन सा मटेरियल यूज किया था? यहाँ पे जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया था, है ना। स्किंटिलेशंस मिल रहे थे, स्किंटिलेशंस मिल रहे थे यहाँ पे, है ना। माइक्रोस्कोप यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ से इससे इसको देख रहे थे। ठीक है, अब इसके बारे में एक ग्राफ देखा था हमने, कौन सा? बोलो। नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स वर्सेस थीटा, है ना। यहाँ पर थीटा था और यहाँ पर नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स थे। इसका एक क्वेश्चन हमने मेंस में देखा था, सीधा ग्राफ पूछ लिया था। राइट, और वो ग्राफ कुछ इस तरह से आपको मिलता है। क्लियर? ये कुछ 10⁻7 था और यहाँ पर आते आते 10 हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से और इसको इस तरह से आगे जाने देते हैं, 180 डिग्री तक तुम आगे जाओगे। ठीक है, तो ये इस तरह से तुमको ग्राफ दिखता है। कोई एक रिलेशन भी हमने देखा था। यस, देखो इसका ध्यान रखना, यहाँ पर θ/2 कर देना। इट्स θ/2, sin⁻⁴ θ/2।
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे हम, इट्स साइन रेज टू 4 थीटा बाई 2। अभी एक चीज का ध्यान रखो, ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल में क्या हमने इंपैक्ट पैरामीटर की बात की थी? व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर? इट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने एक चीज देखी कि अगर ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे रिटर्न जाएगा, वो ऐसे जाएगा तो ऐसे करेगा, प्लस आगे जाएगा और तो थोड़ा ऐसे होगा, राइट, और थोड़ा इस तरह से और फ्लैटन होगा और सीधा इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, तो इंपैक्ट पैरामीटर का ही ये वाला फॉर्मूला था, टू बेरो, है ना। व्हाट इज आरओ? आरओ क्या था बोलो? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम कैसे निकालते हैं? अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दे दी है तो उसको के जेड ई इंटू टू ई बाई आर ओ का स्क्वायर, तो सिर्फ आर नॉट आएगा, और आर नॉट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? के जेड ई स्क्वायर इंटू टू डिवाइडेड बाई के अल्फा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर एक और चीज देखी थी, इसको वेरीफाई किया था, है ना, ये इक्वेशन को, कि अगर तेरा v कितना हो जाएगा? 0, तो तेरा थीटा ऑटोमेटिकली कितना हो जाता है? 180 डिग्री। और ये जो थीटा है वो कौन सा एंगल है? इट्स अ स्कैटरिंग एंगल। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब n1 by n2 is equals to 1 upon sin raised to 4 थीटा 1 by 2 upon थीटा 2 by 2। चलो, रदरफोर्ड ने इससे क्या क्या कंक्लूजन दिया? कंक्लूजन नंबर 1 बताओ, एटम इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। एटम पूरा के पूरा ऑलमोस्ट कैसा है? एम्प्टी है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला? मोस्ट ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, और उसको क्या बोला गया? उसको कहा गया न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट बोलो, एटम इज न्यूट्रल, सही बात है। फिर यस, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, और रिवॉल्व कर रहे हैं, वो भी बताया था उसने। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट इन एनी ऑर्बिट। ये गलत बोल दिया था उसने, है ना, एनी ऑर्बिट, वो एनी ऑर्बिट नहीं हो सकता। और कुछ बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक, बाउंडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लिख सकते। फिर और कोई काम का कंक्लूजन? वो तो लिखता है अपने उसमें, लिखेंगे, कंक्लूजन में नहीं आएगा, वो उसका लिमिटेशन आएगा। ठीक है, बाकी छोटी मोटी चीजें, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं, ड्रॉबैक्स क्या थे इसके, है ना। तो दो चीज, यस, सबसे पहले ये चीज कि एनी ऑर्बिट में नहीं हो सकता। अगर एनी ऑर्बिट में हुआ तो वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा, और ये फॉल कर जाएगा इस तरह से, है ना। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही था कि द मतलब इट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरली, द इलेक्ट्रॉन मोशन वाज नॉट एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरली। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोशन was not explained satisfactorily। क्यों? क्यों ऐसा हुआ? because accelerated charge radiates energy। क्या करता है? एनर्जी रेडिएट्स करता है, ड्यू टू विच its radius keeps on decreasing and it falls into the nucleus। कौन सा पाथ? स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो क्यों ऐसा नहीं होता? तो इसका कोई भी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे, तो किसने दिया? वो बोहर ने। क्या बोला अंकल ने? बोलो, पहला हाइपोथेसिस क्या था अंकल कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन an orbit where its energy remains constant, और उसको क्या नाम दिया गया? These orbits are called stationary orbit। ठीक है, फिर where
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं mvr इज इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रुदरफोर्ड, अच्छा यहाँ पर एक और चीज थी जो रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना, उसकी बात हमने नहीं किया। तो स्पेक्ट्रल लाइंस वर नॉट एक्सप्लेन थ्रू दिस मॉडल। मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती थी पता है ना, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, मतलब कोई कोई स्पेक्ट्रम ही मिलते थे, कोई कोई जगह पे ब्लैंक होती थी। एटम ऐसा क्यों बिहेव करता है, मतलब क्यों कुछ कुछ फोटोन ही निकल रहे, क्यों कुछ फिक्स एनर्जी के निकल रहे, और इस एटम में से यही क्यों निकल रहे, तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। ठीक है, तो ये बोर दे पाए थे। बोर ने रेडियस का जो एक्सप्लेनेशन दिया, जैसे रेडियस ऑफ ऑर्बिट, nth ऑर्बिट, उसका फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होना चाहिए, r nth इज इक्वल्स टू, बोलो, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई जेड एम ई स्क्वायर। इसको क्या हम कह सकते हैं, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, वेयर आर नॉट इज इक्वल्स टू 53 पिकोमीटर। ठीक है, नाउ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, तो ई एन इक्वल्स टू एम जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना। यस, माइनस में लिख देते, तो ये हो जाएगा तेरा माइनस ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, where E naught minus of E naught is minus of 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इसके बहुत सारे केसेस, बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट क्या था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या था, फॉर्मूला बताओ। तो हम क्या यहाँ पे कह सकते हैं कि v नॉट वी एन इज इक्वल्स टू v नॉट इंटू जेड बाई एन। ठीक है, व्हाट्स v नॉट, 2.18 इंटू 10 पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड। फिर हमने यहाँ पर निकाला था टाइम पीरियड का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, है ना। टाइम पीरियड का क्या था बताओ, t इक्वल्स टू टी नॉट इंटू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी f क्या थी, f नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। इसके क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो रेशियो बेस्ड आते हैं, है ना। जैसे हम कह सकते हैं t1 बाई t2 is equals to n1 by n2 का होल क्यूब, राइट। करंट इन nth ऑर्बिट, तो करंट इन nth ऑर्बिट का भी सेम था, I is equals to I नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, है ना। अगर इसमें कभी कभी क्या होता है, एलिमेंट भी चेंज करते हैं लोग, तो f1 by f2 कैन बी गिवन बाई z1 by n1, z1 स्क्वायर बाई एन क्यूब अपॉन z2 स्क्वायर बाई n2 क्यूब। ठीक है, कभी कभी एलिमेंट भी चेंज कर देते हैं। जाने देते हैं नेक्स्ट, एक चीज रह गई, एंगुलर वेलोसिटी, है ना, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी सेम था, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तुमको कितनी मिली थी बताओ, तो ओमेगा का भी सेम रिलेशन आ रहा था फ्रीक्वेंसी जैसा, ओमेगा नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। आ जाओ यहाँ पे, चलो, मैग्नेटिक फील्ड का क्या था, B इज इक्वल्स टू बी नॉट इंटू जेड क्यूब बाई एन रेज टू 5। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट आइए होता है। एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन, सो एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन हमने देखा था सबसे बेस पे होता है माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके ऊपर ये है तुम्हारा n इक्वल टू 1, उसके ऊपर n इक्वल टू 2 पर जाओगे तो माइनस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल्स टू आप 3 पर आओगे माइनस ऑफ 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल्स टू 4 पर जाओगे माइनस ऑफ 0.85 EV, और n इक्वल्स टू 5 पर जाओगे तो माइनस ऑफ 0.5 EV। ठीक है, 54 EV, और इसके ऊपर भी जाना है तो माइनस 0.37 EV आता था और 27 EV आता था। ठीक है, तो और जाना है तो जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है एनर्जी लेवल्स, और हमने इसके बारे में एक कंसेप्ट पढ़ा था कि भाई जो भी एनर्जी डिफरेंस आता है, जैसे ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस था वो कितना था, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला जो डिफरेंस था वो था तुम्हारा 12.09 EV। ये तो आपको याद ही रखना है, बहुत काम की चीज़ है। ये 12.75 EV, और खास करके इसको भी याद रखना है 1.9 या 1.89 या 1.9 EV, है ना। तो इसके जो भी फोटोन निकलेंगे वो विजिबल स्पेक्ट्रम में होगा,
और ये वाले जो भी फोटॉन्स होंगे वो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में आपको दिखते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जीज जो है वो कंपेरेटिवली ज्यादा है ना। तो कोई भी ट्रांजिशन होता है तो अच्छा इसको हम क्या कहते हैं, कैन आई से इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फिर हमने एक चीज देखी थी कि भाई अगर ट्रांजिशन करता है कोई भी इलेक्ट्रॉन, मान लो द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम, अगर उसने ट्रांजिट किया कहाँ से, मान लो n इक्वल्स टू 3 से ट्रांजिट करके वो n इक्वल टू 1 पर आया, तो कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस तुम्हें मिलेगी। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड कर सकते हैं, है ना। क्या फॉर्मूला था, n इंटू 1/2, और कोई हायर से सबऑर्डिनेट सेकेंडरी पे आएगा तो डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2। तो फ्रॉम, अगर मैं ऐसे कहूं कि मान लीजिए n2 है, ठीक है, ये तेरा n इक्वल टू 1 है लेकिन ये n1 है, तो मान लीजिए कोई है 6, ये है 2 और ये 1, तो 6 से 2 पे आएगा तो क्या, ये पूछा तो n2 से n1 पे आ रहा है, तो तेरा डेल्टा n जो है वो क्या होगा, n2 माइनस n1। अगर डेल्टा n तूने डिफाइन कर लिया तो डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 बाई 2, दीज आर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इस पे सीधा एक क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। और बताओ यहाँ पर कोई जानने जैसी चीज, हाँ सबसे मैक्सिमम जो वेवलेंथ कब मिलती है, जब इन्फिनिटी से ट्रांजिशन होता है ऐसे, ठीक है। इसकी ये वाली जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी कहलाती है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज टू काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी का कुछ रेशियो होता है, -1:1:-2, ठीक है। तो अगर तुझे कोई पूछे कि मुझे यहाँ पे इसको आयनाइज करना है, कितनी एनर्जी देनी है, तो अगर इसको आयनाइज करना है तो +13.6 देनी है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होती है इसकी, एक इलेक्ट्रॉन की 13.6 eV। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू +13.6 eV। तो पोटेंशियल कितना होगा, यस, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू, इसको ही कंपेयर कर लेना होता है ना, इसको इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट से कंपेयर कर लो तो ये वोल्ट मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। सो 13.6 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आयनाइजेशन एनर्जी है, तो वोल्ट कितना होगा पोटेंशियल, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 5 वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 10 वोल्ट, 1000 है तो 1000 वोल्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखो, ये इसमें ऐसा है कि कोई ऐसा स्पेशल फॉर्मूलाज नहीं होते, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कौन कहाँ से ट्रांजिट करता है, तो फ्रीक्वेंसी कब हाई होती है, कब वेवलेंथ कम होती है, कब वेवलेंथ ज्यादा होती है, ये सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें, यहाँ पर बोहर में हाइड्रोजनिक एटम से ही आप कर पाओगे जो भी होगा वो, यस और। तो हाइड्रोजनिक एटम की लिस्ट में कौन कौन आता है, हाइड्रोजनिक एटम्स की लिस्ट में आता है, बोलो, He प्लस Li++, ज्यादातर हम इनसे डील करेंगे, 2 जन से। मान लो हम यहाँ पे हीलियम की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट हीलियम, ठीक है। तो बेटा ये हीलियम की जो नीचे वाली एनर्जी है n=1 वाली, वो एक्चुअली Z² टाइम हाइड्रोजन की एनर्जी जितना होता है। अब Z कितना है, ठीक है, ये भी Z² टाइम होगा -3.4, ये होगा Z² टाइम, Z इसे लिख रहा हूँ ताकि जनरलाइज हो जाए, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ हीलियम आल्सो एंड लिथियम आल्सो। फिर यहाँ पे हीलियम लिथियम का एक एग्जांपल लिख लेंगे, फिनिश करेंगे इसको, ठीक है। चल Z² इंटू -1.54, और ये हो जाएगा तेरा Z² इंटू -0.85, और ये होगा तेरा Z² इंटू -0.51, 5 ये बनना 51, ये 5, ठीक है। चला जा, अब तेरे को पूछा जाए अच्छा चल बता ये ट्रांजिशन कितना होगा, तो इट इज Z² टाइम्स 10.2। याद रखना किसका है, हाइड्रोजन, बाकी सबका अपने आप हो जाएगा 22। अब तेरे को पूछा जाए चल भाई ये बता कितना, तो 1.89 था, ये इसका कितना होगा, Z² टाइम 1.89, ठीक है। अगर तेरे को पूछता है कि भाई हीलियम को यहां से यहां पे ले जाना इसके इलेक्ट्रॉन को, तो Z² टाइम 12.09, अगर पूछे यहां से यहां ले जाना है तो Z² टाइम 12.75, बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो एक जन को ही याद रखो, ठीक, तो आपको सारी चीजें याद इजीली रह जाएगी। तो कई बार पूछते हैं कि भाई जो एनर्जी है उसका रेशियो क्या आएगा, है ना, तो वो Z² के फैक्टर में आ जाता है, फाइन, तो आराम से यहाँ पे निकाल सकते। तो आपको पूछा कि चल भाई इसका लैम्बडा निकालो, कि अगर ट्रांजिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मान लो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है, वो ट्रांजिट करके नीचे आ रहा है,
तो ये जो रेडिएशन आ रहे उसका लैम्बडा निकालो। तो सीधा आपको एनर्जी जो है, कौन सी एनर्जी है तेरी, जेड स्क्वायर इंटू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसी को आपको एच सी बाय लैम्बडा के साथ कंपेयर कर लो। और तेरे को लैम्बडा निकालना ही है तो 12 का 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन जेड स्क्वायर टाइम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीधा तेरे को लैम्बडा मिल जाएगा नैनोमीटर में। यस और नो? यू कैन यूज दिस शॉर्ट, है ना। अगर तेरे को एनर्जी का, तो क्यों क्यों ऐसे तू करेगा, 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इंटू आर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, या जो भी है वो क्यों करेगा? तो पहले क्या लैम्बडा ढूंढेगा, फिर फ्रीक्वेंसी ढूंढेगा, मतलब यहाँ से लैम्बडा ढूंढेगा तो मैनुअल हो गया ना पूरा, समझ में आया? तो मैनुअल कैलकुलेशन विल टेक टाइम, तो आपको टाइम कंज्यूम नहीं करना, बचाना है। तो तेरे को खुद को पता है एनर्जी लेवल के डिफरेंसेस, अगर एनर्जी लेवल के डिफरेंसेस पता है तो यूज करना उसको, है ना, तो काम इजीली हो जाता है, ठीक है। तो टाइम इससे बच जाता है। वैसे अगर लिथियम की बात आई तो उसका जेड लग दो, उसका स्क्वायर 9 कर लो, काम हो गया तुम्हारा। अच्छा, 1 रीडबर्ग कितनी एनर्जी होती है? 1 रीडबर्ग इज इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है, इसका ध्यान रखना। 9 रीडबर्ग दे देंगे, क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी 9 रीडबर्ग। तो 9 टाइम्स 13.6 क्वेश्चन था, देखा था अपने, देखा था क्वेश्चन, 9 टाइम्स 13.6, तो समझ जाना वो 9 है, वो 3 का स्क्वायर है। मतलब यहाँ पे बात हो रही है लिथियम की, जैसे लिथियम आ गया तो ट्रांजिशन पकड़ लेगा कि 9 टाइम्स 10.2, 9 टाइम्स 12.09, समझ में आया कि नहीं? और वही चीज होती 4 रीडबर्ग, तो हीलियम, समझ में आया? 4 रीडबर्ग इज आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब एकदम बेस वाले लेवल की जो एनर्जी है उसकी बात हो रही है, बेटा समझ में आ रहा है? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यस, एडसॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रा। अगर आप बहुत सारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम यहाँ पर दे रहे हो इसको, है ना, अगर आप इसको बहुत सारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दे रहे हो इसको, तो कोई कोई स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसी होगी, है ना, जो क्या होगी बोल, एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्यों एब्जॉर्ब होती है? बिकॉज उसको जो सूटेबल लगता है वो ट्रांजिशन के अंदर वो यूज करता है, ठीक है, उससे ट्रांजिट करके वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वाली जो लाइन थी, ये वाली लाइन स्टार्टिंग में क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई और यहाँ पे आ गई, और उसके बाद आप देख सकते हो ये वाली लाइन स्टार्टिंग में एब्जॉर्ब हुई फिर यहाँ पे आ गई, देखो। यस, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कौन सा है, दिस इज, बोलो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और ये कौन सा है, दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो पहले एब्जॉर्ब होकर ऊपर जाता है। अच्छा, एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा था, एक बढ़िया सा क्वेश्चन था इसका, मेरे को कल परसों किसी ने डाउट पूछा था। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि तुमको ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, थ्री, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। इसमें से कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसी है जो एब्जॉर्प्शन एग्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बता रही है? सो द आंसर इज दिस 1, 3, 4 और ये 7। क्यों? क्योंकि जब एब्जॉर्ब होगा ना तो ग्राउंड स्टेट से ऊपर गया होगा, समझ में? अब देख, ग्राउंड स्टेट से ऊपर तो गया, लेकिन नीचे तो कोई भी तरह कैसे आ सकता है ना, समझ में आया कि नहीं? तो एब्जॉर्ब जब भी होगा तो कहां से होगा, वो ग्राउंड स्टेट से ही जाएगा एब्जॉर्ब, समझ में आया कि नहीं? तो एब्जॉर्ब वाला हमेशा कहां से होगा, ग्राउंड स्टेट पे। अगर वो सीधा ही ग्राउंड पे आ जाता है तो वही थी जो एब्जॉर्ब हुई थी, बेटा समझ में आया? ये सीधा ग्राउंड पे आ जाता है तो वही था जो एब्जॉर्ब हुआ था, क्लियर? तो अगर तेरे को सीधा ग्राउंड वाला देते हैं तो ग्राउंड से ही तो गया होगा जहां भी गया होगा, फिर भले ये आएगा कुछ स्टेजेस में आएगा रिटर्न, हो सकता है कुछ स्टेजेस में रिटर्न आएगा, हाँ ये भी तो गया होगा ऊपर, समझ में आया? तो ग्राउंड वाले जितने भी है वो एब्जॉर्प्शन होंगे, समझ में? एब्जॉर्प्शन वाले वही होंगे जो ग्राउंड स्टेट वाले, याद रख, सारे नहीं, ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब एटम तेरा ग्राउंड स्टेट में होता है। आगे जाने दे, चल। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड कैसे फाइंड किया जाता है, कौन कौन सी है? लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट एंड फंड, ठीक है। इसका ट्रांजिशन कहां से कहां पे होता है बोलो? फ्रॉम एन टू 1, इसका एन टू 2, फ्रॉम एन टू 3, एन टू 4 और फ्रॉम एन टू 5, ठीक है। इसकी जो अल्ट्रावायलेट जोन में होता है, अल्ट्रावायलेट जोन में आता है, और ये जो है वो विजिबल जोन में आता है, और ये तीनों जो होते हैं वो इंफ्रारेड जोन में होते हैं, है ना। अब इनको एक एक करके देखते हैं, लास्ट लाइन फर्स्ट लाइन की बात हम करते थे, राइट?
तो अगर हम लाइमैन की बात करें तो वो इस तरह से 1 पे आएगा कहीं से भी। मान ले इसकी सीरीज लिमिट जो होती है उसमें इन्फिनिटी से यहाँ पे आता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है और n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से n इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी ज़्यादा, तो जितना हाई फ्रीक्वेंसी फोटोन बाहर आएगा, जितना हाई फ्रीक्वेंसी फोटोन होगा उतना ही लैम्बडा क्या होगा, मिनिमम। और ये जो है ना, वो लो फ्रीक्वेंसी होगा और इसका लैम्बडा क्या होगा बताओ, मैक्स। इसका लैम्बडा मैक्स की वैल्यू कैसे निकाली थी हमने, तो याद करो लैम्बडा मैक्स हम कैसे निकालते हैं, सो 2 से 1 मल्टीप्लाई करते उसका स्क्वायर करते हैं, तो कितना आया था वो 4 बाई 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो 4 बाई 3 आर। लैम्बडा मिनिमम कितना है, लैम्बडा मिनिमम के लिए कोई मगजमारी है ही नहीं, ठीक है। सीधा क्या करोगे, 1 बाई लैम्बडा इज आर इंटू 1 बाई 1 का स्क्वायर, तो लैम्बडा क्या होगा 1 बाई आर, तो लैम्बडा सीधा तेरा आ जाएगा 1 बाई आर। वही चीज अगर आप पामर की ढूंढोगे तो उसमें तेरा आ जाएगा 4 बाई आर, पाशन 9 बाय आर, ब्रैकेट 16 बाय आर, फंड 25 बाय आर। ये बात हो रही है कौन से लैम्बडा की, लैम्बडा मिनिमम। लैम्बडा मैक्स के लिए तो हमने जो फॉर्मूला निकाला था वही करेंगे, और रेशियो जो है लैम्बडा मैक्स बाय लैम्बडा मिन सीधा पूछ लिया है ना, तो या तो आप इसका सीधा रेशियो निकाल लो, दोनों याद है तो, या तो इसके लिए भी हमने एक शॉर्टकट निकाला था, क्या था वो, ऊपर वाले का स्क्वायर है ना, और दोनों का एडिशन, ऊपर वाले का स्क्वायर और दोनों का एडिशन। ठीक है, इसमें बेटर वे में आप तब बता पाओगे जब हम उसको नेक्स्ट वाले के लिए देखें। तो ये जो होता है वो हमेशा अल्ट्रा वायलेट मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या सीरीज लिमिट कहते हैं, सीरीज लिमिट कौन सी है, ये है, दिस इज कॉल्ड सीरीज लिमिट। और इसको क्या हम फर्स्ट लाइन कहेंगे, कभी कभी आपको पूछते हैं सेकेंड लाइन, मतलब ये तेरी सेकेंड लाइन हो गई है ना, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी चीजें, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, लास्ट वाली लाइन, लास्ट लाइन, और उसको सीरीज लिमिट भी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो अगर तेरे को लैम्बडा पता है तो एफ इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा से तू सीधा लैम्बडा निकाल सकता है, ठीक है। या तो एनर्जी से इक्वल टू एच एफ करके निकाल सकता है, या 1 2 का 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन एनर्जी डिफरेंस निकाल, उससे मिल जाएगा। यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, राइट। जिस जो तेरे को सूटेबल क्वेश्चन में लगे वो फॉलो कर, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ बताना है क्या, हो गया ना, चल इतना इतना सब में कर देते। चल आजा पामर पे। अब पामर का है कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहीं से भी आएगा, इन्फिनिटी से भी आएगा तो कहाँ आएगा, 2 पे आएगा। चल भाई इसका लैम्बडा मैक्स कितना है बता, लैम्बडा मैक्स इज इक्वल्स टू n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 बाय 3 इंटू 2 6, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाय दोनों का एडिशन 3 प्लस 2 5, 36 बाय 5 आर। लैम्बडा मिनिमम क्या होगा बोलो, 2 है तो 4 बाय आर है ना, रेशियो निकालेंगे, लैम्बडा मैक्स बाय लैम्बडा मीन इज इक्वल्स टू 36 बाय 5 आर अपॉन 4 बाय आर, कितना आएगा 9 बाय 5। और आप इसको सीधा भी यहाँ से याद रख सकते हो, इसका स्क्वायर करो दोनों का एडिशन तो सीधा 9 बाय 5 तुम्हारा आ जाएगा। कौन से जोन में होता है ये, इट इज इन द जोन ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। और कुछ सीरीज लिमिट कौन सी है इसकी, ये इसकी सीरीज लिमिट है, और ये जो है उसकी फर्स्ट लाइन है। अगेन तो फ्रीक्वेंसी आराम से निकाल सकता है। आगे पाशन सीरीज, पाशन सीरीज में कहाँ पे आएंगे, 3 पे आएंगे, कहीं से भी हम 3 पे आएंगे, तो इन्फिनिटी से अगर 3 पे आए, यहाँ पे सब 3 पे आ रहे हो, तो फर्स्ट वाला जो तुम्हारा फोटोन है वो हाई लंबा वेवलेंथ का होगा और ये शॉर्ट वेवलेंथ का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी पता चल लैम्बडा मैक्स की ट्रिक क्या थी, अब लैम्बडा मैक्स इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ आ रहा है, 4 से 3, तो 4 3 12, 12 का स्क्वायर 144 बाय 4 प्लस 3 7, 144 बाय 7 आर। और लैम्बडा मिनिमम तेरा क्या था 9 बाय आर, क्योंकि 3 का सीधा स्क्वायर करना है। और लैम्बडा मैक्स बाय लैम्बडा मीन के लिए सीधी ट्रिक यूज करेंगे, 4 से 3 16 बाय 7, 16 बाय 7, ठीक है। ये हो गई तेरी सीरीज लिमिट और ये हो गई तेरी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, सेकंड लाइन ना समझ, तो दिस इज सीरीज लिमिट, या इसको हम लास्ट लाइन भी कहते हैं, ठीक है। चल आगे बढ़ते, ब्रैकेट, चल ब्रैकेट पे कहाँ आएगा बोल, यहाँ पे ऐसे आएगा, इन्फिनिटी से कहीं से भी 4 पे आ रहा है, सो 5 से 4 पे आ रहा है। चल ले ले लैम्बडा मैक्स कितना आएगा, 5 4 जा 20 का स्क्वायर 4 एंड बाय 5 प्लस 4, लैम्बडा मीन 16 बाय आर। व्हाट्स लैम्बडा मैक्स बाय लैम्बडा मीन इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर
25 डिवाइडेड बाय 5 + 4 9। सो ये तेरी अगेन हो गई सीरीज लिमिट और ये तेरी हो गई फर्स्ट लाइन। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फंड। अब फंड पे कहां से आ रहा है ना, तो ये तेरा लेमड़ा मैक्स होगा, ये तेरा लेमड़ा मीन होगा। तो ये 5 से सॉरी 6 से 5 पे आ रहा है, तो 6 5 जा 30, 30 का स्क्वायर 900, 900 बाय 11 आर। लेमड़ा मीन कितना होगा 25 बाय आर, और लेमड़ा मैक्स बाय लेमड़ा मीन इक्वल्स टू 36 बाय 11। क्लियर है बेटा, डन है। ये अगेन तेरी हो गई सीरीज लिमिट और ये तेरी हो गई फर्स्ट लाइन। और ये कहां पे होगा बता, इट्स इन द जोन ऑफ इंफ्रारेड। वे इंफ्रारेड लाइट के जोन में आपको दिखेगा। आई हमने देख लिया, आयनेशन एंड आयनेशन पोटेंशियल। डी ब्रॉयज एक्सप्लेनेशन क्या था, डी ब्रॉय ने ऐसा बोला कि भाई इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है ना, वो अगर न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमता है तो वेव की तरह घूमेगा, और ये ऐसे घूमना चाहिए कि जो इसकी जो वेव खत्म हो रही है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होनी चाहिए। मतलब ये अगर इसको आप पूरा खोल दोगे इसको पूरा, तो इसका जो ये 2 पाई आर है वो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लेमड़ा होना चाहिए, ये उसने बताया। एंड इट वाज सपोर्टिंग व्हाट, इट वाज सपोर्टिंग बोर्स क्वांटाइजेशन बिकॉज 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन। इसका ही फॉर्मूला था h बाय mv, और उससे हमने प्रूव किया था mvr इज इक्वल्स टू nh बाय 2 पाई। नेक्स्ट, बोर्स लिमिटेशन क्या थी बताओ। इट इज ओनली ट्रू फॉर, और दूसरा रिलेटिव इंटेंसिटी। रिलेटिव इंटेंसिटी के बारे में कुछ नहीं कह पाया, अनेबल टू एक्सप्लेन, अनेबल टू एक्सप्लेन द, इसका मतलब क्या, रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन कहां से कहां आएगा, उसके बारे में कहां से कहां आना उसको ज्यादा पसंद है। ये सब ट्रांजिशन होते हैं तो उसमें कौन सा ट्रांजिशन हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा पसंद है। जो ट्रांजिशन सबसे ज्यादा होगा उसका फोटोन ज्यादा निकलेगा, जिसका फोटोन ज्यादा निकलेगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो कौन सी इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है स्पेक्ट्रल लाइन, किसकी कम है, क्यों ज्यादा है, क्यों कम है, वो कुछ एक्सप्लेनेशन पाई दे पाई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मोशन ऑन एनर्जी ऑफ एटम। तो हमने अच्छे से सारी चीजें देखी थी कि भाई अगर न्यूक्लियस भी मोशन करता है तो हमने देखा था कि मान ले इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, इनको जोड़ने वाली लाइन पे इस पॉइंट पे अगर दोनों एक दूसरे के अबाउट मोशन करे तो ये इसका सेंटर ऑफ मास r1 जितना दूर है, इसका सेंटर ऑफ मास r2 जितना दूर है, तो हम पहले तो सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, या इनकी r1 की वैल्यू निकाल ली थी। अगर ये डिस्टेंस टोटल आ रहे तो क्या आया था बताओ, r1 इक्वल्स टू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r, और r2 था m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r। इफेक्टिव मास कितना होता है, रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि किस किस को फर्क पड़ता है, जिसमें मास होता है उसको फर्क पड़ता है, यस और नो। जिसमें हमने देखा जैसे रेडियस, तो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई z m e स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मास दिखता है तो इसको फर्क पड़ेगा, तो इसके यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय m और डिवाइड बाय म्यू कर देना होता है। तो आपका जो ये फॉर्मूला है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, जो तेरा r नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड था, जस्ट तुझे मल्टीप्लाई क्या करना है m बाय म्यू, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये तो तेरा है रिड्यूस्ड मास, क्योंकि हमने रिड्यूस्ड मास की एंट्री करी है और ये जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नलीफाई कर रहा है और उसकी एंट्री कर रहा है। फिर यही चीज हमने एनर्जी के लिए भी फाइंड की, तो एनर्जी के लिए तेरा आ रहा था ई नॉट इंटू म्यू बाई एम, क्योंकि एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन, यस मास का डायरेक्ट रिलेशन याद करो। एनर्जी का फॉर्मूला था m z स्क्वायर e रेज टू 4 बाय 8 n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, यस और। तो m का डायरेक्ट रिलेशन, इसको नलीफाई करने के लिए मेरे को m डिवाइड करना पड़ेगा और म्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। और याद रखना वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तो उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक सिंगेज में क्वेश्चन है इसका, मस्त मस्त दिया हुआ है, फिर बोले 1 आंसर आ जाए, यस और, तो वो 2√2 वाले कुछ आंसर्स और दिए हो, तो ये वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है, याद रखना। इसका आंसर सीधा 1 ही आएगा, 1:1, कोई रेशियो नहीं आएगा उसका, ठीक है। यस, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक कोलिजन।
देखो एटॉमिक कोलिजन में एक खाली हाइड्रोजन की बात होगी तो कोई इश्यू है ही नहीं, कंसेप्ट समझ लेते इसका कैसे कोलिजन होगा और क्या क्या कंडीशंस है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन m है, इस m एंड जो इनकमिंग न्यूट्रॉन है उसका भी मास सेम होगा। मान ले वो कुछ स्पीड 20 से आ रहा है और उसकी जो कोई काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv² है। तो ड्यूरिंग कोलिजन, जब भी यहाँ पे ऐसे कोलिजन होता है तो हम पहले ये कंडीशन लेके चलते हैं कि मान लो अगर यहाँ पर कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ तो इसका जो मोमेंटम है वो 2m इंटू वी डैश होगा और इसका जो मोमेंटम है वो है mv। लेट से दिस इज p इनिशियल, लेट से दिस इज p फाइनल। तो मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व होता है, वी नो दिस राइट। तो कोलिजन के अंदर मोमेंटम कंजर्व करा के हमें एक चीज मिल जाएगी यहाँ पर v डैश। तो तेरा जो v डैश है वो कितना आ रहा है यहाँ पे v/2 और इससे मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता चलेगी सिस्टम की जो है हाफ इंटू 2m इंटू v²/4, जिसको मैं कह सकता हूँ हाफ mv²/2, जिसको मैं कह सकता हूँ k/2। तो मेरे पास टोटल कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन कराकर जो एनर्जी बच रही है वो कितनी बच रही है k/2। सो दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी लॉस। अगर ये मैक्सिमम एनर्जी लॉस जो k/2 है ना, वो हाइड्रोजन का जो ट्रांजिशन है, फर्स्ट ट्रांजिशन जो कितना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि अल्टीमेटली द मैक्सिमम an electron can go or can jump the energy level is 10.2 eV। तो पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एटलीस्ट ये जो एनर्जी k/2 है वो 10.2 होगी। अगर होगी, तीन चीजें पॉसिबल है। तो ये जो एनर्जी है वो अगर एग्जैक्टली 10.2 eV जितनी है, ये k/2 किसके जितनी है 10.2 eV जितनी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, इफ इट इज लेस देन 10.2, और तीसरी पॉसिबिलिटी थी इफ इट इज ग्रेटर देन 10। तीन ही पॉसिबिलिटीज है। तो अगर ऐसा हो गया एग्जैक्टली 10.2 हो गई k/2 तो इट विल अंडरगो कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन एंड एटम एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। और ये ट्रांजिशन होगा एंड एक्साइटेड स्टेट अचीव करेगा। मान ले अगर लेस देन 10.2 eV आ रहा है तो कोई पॉइंट, नो पॉइंट ऑफ कोलिजन, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा और इस तरह से, ठीक है। अगर ये स्टॉप था, ये आ रहा था कोलिजन के बाद, ये ऐसा का ऐसा रहेगा और ये चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि मासेस सेम है। फाइन। अब यहाँ पर आ जा, थर्ड केस है। मान ले इफ इट इज ग्रेटर देन 10.2 एंड लेस देन 12.09, है ना, एंड लेस देन 12.09। तो 10.2 और 12.9 के बीच में यहाँ पर कहीं पे आ रही है एनर्जी। तो ये होगा इन इलास्टिक कोलिजन, पर कंप्लीटली नहीं, पार्शियल। और ये इन इलास्टिक कोलिजन की वजह से बाकी के जो दोनों मास है उनको मे बी कुछ वेलोसिटी मिले एक्स्ट्रा, और वो दोनों चिपक के तो नहीं चलेंगे, ठीक है। तो दोनों इंडिविजुअली अपना मोशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेन कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम लॉस जो तुम्हारा आएगा वो तभी आएगा जब तुम कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन करोगे। तो आपको पहले तो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन की कंडीशन लेकर मैक्सिमम लॉस करवाना है, और जो तुम्हारा के लॉस मिला, ये के फाइनल है तेरा, लेकिन मेरे को के लॉस चाहिए तो भी k/2 ही होगा, क्योंकि इनिशियल तेरा क्या था। तो ये जो मैक्सिमम लॉस वाली एनर्जी है उसकी हम बात करते हैं, ये लॉस वाली एनर्जी की बात करते हैं। k/2 जो है वो लॉस वाली एनर्जी जो तेरी है वो ये हो सकती है, इसके कम हो सकती है, इससे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अच्छे से ध्यान में रखना। और जैसे कोई और कंसेप्ट पूछ लिया इसने, मान ले इसने पूछ लिया फॉर एनी अदर एटम, मान ले हम यहाँ पे देख रहे फॉर हीलियम, है ना। अगर फॉर हीलियम एटम पूछा तो यहाँ पर फिर ये ट्रिक नहीं चलेगी, दिस ट्रिक इज यूजफुल ओनली फॉर। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे तुझे पता है कि इसको ऊपर जाने के लिए 10.2 चाहिए, मतलब मेरी आधी एनर्जी लॉस वाली जो है वो आधी है ना, मेरा लॉस 10.2 जितना होना चाहिए, तो मेरी एनर्जी कितनी होनी चाहिए जो टोटल मैं दे रहा हूँ, समझ में आया। तो वो मेरे को कितनी देनी है, तो वो कंसेप्ट अगर क्लियर है, मैपिंग परफेक्ट है ब्रेन में, तो आप हर पॉइंट पकड़ लोगे कि क्या पूछा है उसमें, ठीक है। तो उसको हर तरीके से सोच के जाओ। अभी आप ये सारी चीज़ें दूसरे एलिमेंट के लिए लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अगर इसका तुम कंजर्वेशन करो तो इसका 4m है हीलियम का, और जो इनकमिंग न्यूट्रॉन आ रहा है वो m मास लेके आ रहा है, v स्पीड से आ रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv²। मान ले यहाँ पर कुछ कोलिजन हुआ इन दोनों का,
तो इन दोनों का जो कोलिजन हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से अगर ये इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो चिपक के चलेंगे, मान लें उनकी कॉमन वेलोसिटी है v डैश। तो बाय कंजर्विंग मोमेंटम क्या हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी k फाइ, रुको पहले तो मोमेंटम कंजर्व कर लो, m इंटू वी इज इक्वल्स टू, कैन आई से फाइ m इंटू वी डैश, mm गेले, सो v डैश इज इक्वल्स टू v बाय फाइ। अगर तेरा v बाय फाइ आ गया तो तू k फाइनल निकाल सकता है, कितना होगा, हाफ फाइ m इंटू वी डैश का स्क्वायर विच इज हाफ फाइ m इंटू वी स्क्वायर बाई 25। तो ये तेरा हो जाएगा, कैन आई से हाफ mv स्क्वायर बाई 5, दैट इज नथिंग बट k बाई 5। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, आई एम इंटरेस्टेड इन लॉस। लॉस कितना है, तो जो लॉस होगा वो कितना होगा, यस, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तेरा आता है k माइनस k बाई 5 विच इज नथिंग बट 4k बाई 5, ठीक है। एंड दिस 4k बाई 5 टॉकिंग अबाउट हीलियम, तो हीलियम का जो पहला ट्रांजिशन है वो 4 गुना होता है ना, 4 टाइम्स, और अगर कोई भी एलिमेंट ले ले भाई, जरूरी नहीं है कि हीलियम, तो z स्क्वायर टाइम्स 10.2 होगा, है ना, हीलियम का z है 2, तो इसीलिए हम कहते हैं 4 टाइम्स 10.2 होगा, दैट इज नथिंग बट 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तेरा ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी 3 कंडीशन है, इफ इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 40.8 eV, if it is less than 40.8 eV, and if it is greater than 40.8 eV and less than 4 times 12.09 eV, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर अगर एग्जैक्टली इक्वल है तो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। यहां पर क्या होगा बताओ, इलास्टिक कोलिजन होगा, और यहां पर पार्शियली इनइलास्टिक या खाली इनइलास्टिक कह सकते तो भी चलेगा, ठीक है बेटा, डन है। तो अभी यहां पर तुझे पूछा जाए कि मुझे कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, समझ में आया ना, कि मेरा इनकमिंग जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो तुम यहां से निकाल सकते हो कि भाई 4k बाई 5 40.8 होना चाहिए, तो k निकाल ले कितना होगा, तो k सप्लाइड टू द न्यूट्रॉन वो कितना होगा, बोलो, दैट इज 4k बाई 5 इक्वल्स टू 40.8, सो k इक्वल्स टू 5 बाई 4 टाइम्स 40.8, तो 51 आ रहा था, अच्छा ना, 51 इलेक्ट्रॉन। बेटा क्लियर है एटॉमिक कोलिजन्स, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दैट इज हाइपोथेटिकल एटम। सी हाइपोथेटिकल एटम्स मतलब क्या कि कन्वेंशनल जो अपना एटम है जिसमें बीच में क्या होता है, बीच में पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, उसके आजू बाजू कौन घूमता है, एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। और जो बोहर का जो हाइड्रोजनिक एटम था, वो हाइड्रोजनिक एटम में एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम की बात करी थी, ठीक है, और उसी पे सारे इक्वेशंस निकाले थे, MVR इक्वल्स टू NH/2 उसी के लिए अप्लीकेबल था, राइट। बट यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते, वी कैन गिव एनीथिंग, लाइक जनरली देखा जाए तो 3 चीज़ों में खेलाते हैं तुम लोग को ये। फर्स्ट कंसेप्ट जो होता है वो ये वाला होता है, जो एक लीनियर चार्ज होगा, लीनियर चार्ज के आजू बाजू खेलाएंगे कि भाई ये घूम रहा है, ठीक है। अब इसको आउटसाइड क्या लगेगा, mv²/r, और इधर साइड क्या लगेगा, QE। अब E कितना होता है, 2k λ/r। और दूसरी एक चीज, अगर आप इसको कंपेयर करोगे, Q इंटू 2k λ/r इज इक्वल्स टू mv²/r, और V को तुम अप्लाई करोगे कहाँ से, mvr इज इक्वल्स टू NH/2π। तो एक इक्वेशन तेरे को मैकेनिक्स देगा, एक इक्वेशन तेरे को मॉडर्न फिजिक्स देगा, क्वांटम फिजिक्स देगा, और इसको क्वांटाइज किया जा सकता है ये V की जगह पर पुट कर, ठीक है। तो यहाँ पर आप मस्त एक रेडियस का इक्वेशन निकाल सकते हो, जो आपका जो कन्वेंशनल आ रहा था उस इक्वेशन से थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि कन्वेंशनली जो था वो एक चार्ज को खींच रहा था, तो k q1 q2 r स्क्वायर फोर्स, यहाँ पर k q1 q2 r स्क्वायर नहीं है, q इंटू 2k λ/r, सो इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट आएगा। आप इक्वेशन को कंपेयर करो एंड यू कैन फाइंड आउट व्हाट इट विल, राइट। नेक्स्ट सेकेंड जो कंसेप्ट देते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी का देते हैं, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी U जो तुम्हें देंगे दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ R, ठीक है। तुम्हें क्या फाइंड करना होगा हमेशा, फोर्स। फोर्स क्या आता है, du/dr, ठीक है। और du/dr करके आपने फोर्स निकाला, उसको कंपेयर करोगे किसके साथ, mv²/r,
अगेन एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई, और वहां से v की वैल्यू पुट करो यहाँ पे और आपको n के फॉर्म में कुछ ना कुछ इक्वेशन मिल जाएगा। आपने हमने PYQs अच्छे किए हैं, u वाले भी किए, राइट। थर्ड केस जो आता है उसमें आपको वोल्टेज दे देंगे। अब वोल्टेज से तुम u निकाल सकते हो q इंटू वी, बाकी वार्ता रे वार्ता वही खेल है, ठीक है। तो q इंटू वी करके एनर्जी निकालो, du बाई डी आर करके फोर्स निकालो, और फोर्स को कंपेयर करो एम वी स्क्वायर बाई आर, और v को एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई, काम खत्म, एन एच बाई 2 पाई, काम हो गया। इस वी को यहाँ पे पुट करो, रेडियस का इक्वेशन आ जाएगा। तो ये टाइप्स बता दी मैंने, इतने टाइप्स के हैं, और भी बहुत सारी टाइप्स बन सकती है, बट यहाँ पर करते हैं। और एक चीज यहाँ पे देते हैं, वो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन की पेयर दे देते हैं। पॉजिट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन, काफी चीजें कर सकते हो, राइट। अब देख, सेंटर ऑफ मास ये है, क्या हमने ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया ग्रेविटी के अंदर? याद करो, लेवल 2 में था, 4 मास घूम रहे थे, याद करो, 4 मास घूम रहे थे, ऐसे लेवल 2 में किया था इस तरह से, और किसी एक की वेलोसिटी क्या होगी, है ना, ग्रेविटी में था, लेवल 2 में क्वेश्चन था। तो यस, तो यहां पर सिमिलर ही करना है, सुनना ध्यान से, इसको पकड़ो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या लगेगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, लेकिन जो फोर्स लग रहा है वो 2r डिस्टेंस पे लग रहा है, और वो घूम रहा है, वो कॉमन सेंटर से घूम रहा है। तो तेरे को इसमें जो लेना है वो ये रेडियस लेना है, ये, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन के लिए होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज में ही डिफरेंस होता है उनका, बाकी सब कुछ सेम आइडेंटिकल है दोनों, खाली चार्ज एक का पॉजिटिव होता है, दूसरे का नेगेटिव होता है, बाकी सब कुछ आइडेंटिकल है। तो 2 मास सिस्टम अगर घूमेगी तो सेंटर ऑफ मास से घूमेगी। अब वो दोनों एक दूसरे के अबाउट घूम रहे हैं, तो हम ऐसा कहेंगे कि इसको जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसके लिए जो डिस्टेंस लेना है उसे 2r ले, समझ में? तो तेरे को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो इसको खींच रहा है एक्चुअली, दैट इज इक्वल्स टू के ई स्क्वायर बाय 2r का स्क्वायर। यही मेन लॉजिक है यहाँ। बच्चे क्या कर लेते हैं, के क्यू एन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, खत्म। सेंटर पे थोड़ी है, सेंटर पे होता तो आर स्क्वायर, राइट। तो इसका भी ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं, जैसे मैंने सिंगेज में है क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है ऐसे, पॉजिट्रॉनियन आइटम ऐसा लिखा है, पॉजिट्रॉनियन आइटम, तो वो हमेशा एक दूसरे के अबाउट घूमते हैं, ठीक है। तो ऐसे हाइपोथेटिकल आइटम के कॉन्सेप्ट आते हैं। और जो लैम्बडा वाला तूने जो बताया वो अलग ही चीज़ है, इट्स नॉट इन दिस, राइट। हाइपोथेटिकल में हम नहीं लेंगे, वो सिर्फ कैलकुलेशन तुमको प्रॉपर वे में करनी है। जैसे बहुत ध्यान रखना, लैम्बडा किसका दिया है, किसका पूछा है। लैम्बडा देखो 2 जगह पे मिलते हैं। पहला एक तुझे लैम्बडा मिलेगा डी ब्रॉय का, डी ब्रॉय का लैम्बडा वेलोसिटी डिपेंडेंट। अगर तुम मान लो यहाँ पर ये घूम रहा है, ठीक है, तो ये भाई ऐसे भी घूम रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है ना, तो ये जो वेवलेंथ है, वो जो बात करेंगे वो लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाई एम बी हो गया। अब तेरे को पता है v इन एनी nth ऑर्बिट क्या होता है, v नॉट इंटू जेड बाई एन, समझ में आया? तो वहां से तू उस लैम्बडा को एस्टिमेट करेगा जो दी ब्रॉय का है। लेकिन अगर इसने ट्रांजिशन करवाया, मान ले यहां से यहां पे आया, तो ये भाई इसकी जो एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E1 है, तो ये जो डेल्टा E तेरा आया दैट इज इक्वल्स टू HF होता है, दैट इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्बडा। तो यहां से जो फोटोन रिलीज हो रहा है उसकी बात हो रही है, समझ में आया? These two things are entirely different. So we are talking about a photon in transition, उसकी frequency उसका lambda, that is a radiation, and here we are talking about, समझ में आया? तो उसको अलग नजरिए से देख, उसको वेलोसिटी पे खेल दे अच्छे से, और वो nth ऑर्बिट की वेलोसिटी मिलेगी तो तुझे वहां का उसका मोमेंटम मिलेगा, और मोमेंटम मिला तो तेरे को लैम्बडा। ट्रांजिशन में कोई मास का फर्क नहीं, ना कोई फर्क नहीं। अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो सिर्फ एनर्जी डिफरेंस को पकड़ना है, ठीक है। हाँ, वो रिकॉइल स्पीड आ रहा हूं मैं उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मान ले ये हाइड्रोजन एटम है, इसमें से अगर कुछ फोटोन निकलता है ट्रांजिशन की वजह से निकला, तो इसका जो मोमेंटम है वो, और इसका जो बैकवर्ड मोमेंटम है रिकॉइल, वो सेम होना चाहिए, समझ में आया? तो अब इसका जो है वो mv है, पीछे गया कुछ, और इसका जो है मोमेंटम वो E इक्वल टू pc, p इक्वल टू E बाई सी, समझ में आया? तो हम इसको जो भी एनर्जी अगर तेरे को इसकी पता है तो E इक्वल टू pc है, p इक्वल टू क्या है
ई बाई सी से तो इसका मोमेंटम निकाल, अब इसके मोमेंटम से तो इसको कंपेयर कर ले, खत्म हो गया। समझ में आया? तो तेरे को अगर बोला कि ई बाई सी इज इक्वल्स टू एम वी, अभी ये तेरे को अगर ये फोटोन निकला तो तेरे को इसकी एनर्जी पता ही होगी। मान ले तेरे को इसका फ्रीक्वेंसी पता है तो ई इक्वल टू एच एफ कर, तो तेरे को एनर्जी मिल जाएगी, या ई इक्वल्स टू एच सी बाई लेमड़ा कर, अगर तेरे को इसकी वेवलेंथ पता है तो तेरे को वेवलेंथ पता ही होगा, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ आ रहा है, यू नो दैट। यस सर, अगर 2 से 1 पे आ तो लेमड़ा तो निकाल ही सकते हैं, तो वहाँ से अरे एनर्जी डिफरेंस भी तो पता होता है। जनरली हाइड्रोजन का ही पूछेंगे, नहीं पूछ तो भी किसका, हाइड्रोजनिक एटम का ही पूछेंगे ना, वी नो एवरीथिंग। यस सर, तो तेरे को क्या करना है, जैसे तूने ट्रांजिशन किया तो फोटोन निकलेगा, उसका मोमेंटम है तो मोमेंटम कंजर्व तो होगा ही, अगर फोटोन निकल भी रहा है तो एटम पीछे जाएगा, समझ में? वो मोमेंटम तो कंजर्व करेगा ही इन एनी वे। तो फोटोन का बाहर निकलने वाला जो मोमेंटम है वो रेडिएशन का है, तो उसमें इक्वेशन रेडिएशन का लगेगा, मैकेनिक्स का नहीं लगा सकते। एंड दिस इज अ पार्टिकल एटम, वो पीछे रिकॉइल होगा तो उसमें पार्टिकल का लगेगा एम पी, और यहाँ पे लगा रेडिएशन का, ई इक्वल टू पी सी, पी इक्वल टू ई बाई सी। उस ई बाई सी को कंपेयर कर ले किसके साथ, तेरा काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी भी पूछता है, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक मोमेंटम पूछता है, दूसरा स्पीड पूछे। तो वेलोसिटी के लिए क्या करोगे बोलो, v इक्वल टू ई बाई एम इंटू सी, हो गया तेरा काम। ये दो फॉर्मूला याद रखना, और कंसेप्ट मैंने तुझे बता। ठीक है बेटा, डन है, चल आगे बढ़ते। नेक्स्ट दैट इज यही था, ठीक है, ये हमने देख लिया पूरा, फाइन। नाउ एक्सरे प्रोडक्शन, देखो एक्सरे के अंदर हमने कुछ चीजें देखी थी कि भाई हैवी एलिमेंट्स होना जरूरी होता है ना, छोटे छोटे एलिमेंट एक्सरे नहीं निकाल सकते, क्योंकि हाइड्रोजन के तुम लेवल्स देख लो, हाइड्रोजन का ये वाला जो लेवल है वो 10.2 होता है, और ये अल्ट्रा वायलेट ही मैक्सिमम निकाल सकता है। और तुम अगर इसको बाहर भेज भी दो पूरा, और मान ले यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर भी रहा है, सो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी औकात है लास्ट, उससे ज़्यादा वो फोटोन तेरे को नहीं दे सकता। लेकिन एक्सरे तो होते हैं 200, 250, 500, 1000, 10,000, 50,000, फ्रॉम सॉफ्ट एक्सरेज टू हार्ड एक्सरेज। ठीक है, तो वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर उसकी एनर्जी होती है 50 keV, और गैमा में जाए तो MeV, राइट। तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ keV होती है। तो हमने इसमें एक चीज़ देखी थी कि भाई यहाँ पर एक कॉइल थी जो इलेक्ट्रॉन को निकाल रही थी ना, टंगस्टन कॉइल थी, और उसको हमने लो वोल्टेज दिया हुआ था, ठीक है। और यहाँ से फिर हमने एक मोलिब्डेनम जैसा हैवी एलिमेंट रखा हुआ था, है ना, और उसको भी यहाँ पर सप्लाई हाई टेंशन दिया हुआ था, और ये जो हाई टेंशन सप्लाई था, है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या मिल रही थी, एनर्जी। और ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्या होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 keV वोल्ट, नॉट एनर्जी, टॉकिंग अबाउट वोल्ट। तो 10 किलो वोल्ट, 5 किलो वोल्ट, है ना, 20 किलो वोल्ट, मतलब 20,000 वोल्ट, ऐसे हम उसको एनर्जीज देते थे। अब ये हाई एनर्जी एक्सरेज लेकर आते थे इसके ऊपर, फिर जैसे इसके ऊपर गिरते थे तो दो टाइप का स्पेक्ट्रम निकलता था, वन वाज द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, अनदर वाज द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, राइट। अब इसके अंदर ये हैवी एलिमेंट्स होना जरूरी है, एनर्जी का ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। दो थियरी क्वेश्चंस ऑलवेज ध्यान रखना कि इंटेंसिटी कौन कंट्रोल करेगा, ये नॉट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, इंटेंसिटी विल बी कंट्रोल्ड बाय दिस फिलामेंट वोल्टेज। एंड जो ये इंटेंसिटी का मतलब क्या, नंबर ऑफ, समझ में आया ना, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कंट्रोल करेंगे ना, जितने ज्यादा जाएंगे उतने ज्यादा निकलेंगे। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम की उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है कि एक्सरे कितना हाई फ्रीक्वेंसी निकलेगा, हार्ड निकलेगा, सॉफ्ट निकलेगा, वो ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो फिलामेंट वोल्टेज ऑलवेज कंट्रोल्ड व्हाट, यस, फिलामेंट वोल्टेज कंट्रोल्स number of electrons and that controls number of X-ray photons, whereas accelerating voltage controls what, energy of photon, है ना, हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, है ना। एक्सरे की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कंटिन्यूस पे बाद में आते हैं, बोलो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसमें से क्या थी बताओ। इसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होता है, इट इज हैविंग हाई पेनिट्रेटिंग पावर। दूसरा, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट, याद रख, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है, लाइट तो रिफ्लेक्ट करता है ना,
रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा ना, क्यों? दोनों दोनों नहीं करेगा ना, क्यों? यस वो पेनिट्रेट करेगा, अंदर घुस जाएगा। और दूसरी एक चीज, रिफ्लेक्शन में क्या होता था जनरली, रिफ्लेक्शन के अंदर ये होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल मान ले आप लाइट है, ये कोई एलिमेंट पे आया, मान ले ये फोटोन आया, ठीक है, ये फोटोन इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। अब ये फोटोन इसको बोलेगा तेरे को एक्साइट होना है। अब लाइट के फोटोन जा रहे हैं तो मान लो रिफ्लेक्ट हो रहा है, लाइट के फोटोन क्या ही एक्साइट करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास आजू बाजू सारी जो चीज़ें बहुत हैवी हैवी है। यस और नो? जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास ले लो, कुछ भी ले लो, उसकी जो एनर्जी होगी ना, पहली ट्रांजिशन एनर्जी, वो हाइड्रोजन से तो ज़्यादा ही होगी। हाइड्रोजन बेचारा गैस है, सबसे छोटा है, उसकी 13.6 है, और वो विजिबल लाइट से कहीं ज़्यादा है। विजिबल लाइट का एंड हो जाता है 3.2 ईवी। यस और नो? अब ये बेचारा है, इसको बोलेगा एक्साइट होना है, बोलेगा है कितना तेरे पास, बोले लास्ट में लास्ट 3.2 ईवी है, उससे ज़्यादा नहीं, बोले नहीं होना, राइट, इतने में हमारा नहीं होगा। तो अपना जो विजिबल लाइट है वो आया इधर, ठीक है, इसने मोमेंटरली एब्जॉर्ब किया और इस डायरेक्शन के अंदर वो छोड़ देता है, लेके ऐसे छोड़ देता है, ठीक है, जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन एक्सरे आएगा, जब एक्सरे का फोटोन आएगा, इट्स वेरी डेंजरस। एक्सरे का फोटोन को पूछेगा क्या करना है, सब कुछ तबाह कर देगा, ले पकड़, तू उधर ऊपर जा, तू इधर ऊपर जा, समझ में आया? तो सबको वो नीचे से ऊपर कर देगा एनर्जी लेके। तो अभी एक्सरे को ऐसा नहीं कि ऐसे करके उधर फेंक देगा, ठीक है, एक्सरे उसको फेंक देगा, समझ में आया? तो वो ट्रांजिशन जो है, मतलब एक्साइटेशन जो है, वो कर देगा एलिमेंट का, एलिमेंट को गर्म कर देगा। ये भी गर्म होता था, याद करो, पानी लगाया था हमने यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लोग वाटर फ्लो करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। तो कूलिंग यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है, कूलिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये नॉर्मल लाइट की तरह एक्ट नहीं करता, इट इज हाई एनर्जी फोटॉन्स, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम कैसे मिलते थे, याद करो, कौन बताएगा? चलो ग्राफ, है ना, कुछ ऐसा हमने देखा था। ये इलेक्ट्रॉन थे अपने, वापस मैं रिकंस्ट्रक्ट कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन थे अपने, और उसके अंदर मतलब ये बड़े एलिमेंट्स के लिए हम लोग ने स्टडी किया था, है ना। बहुत सारे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है पूरी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऐसे सिस्टम है। और बीच में बैठा हुआ है तेरा न्यूक्लियस, ठीक है, ओके। अब मान ले कोई एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेट्स से ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इट इज कमिंग फ्रॉम, इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे कुछ फॉलो हो रही है, ठीक है, ये ट्रेजेक्ट्री है इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये कुछ एनर्जी लेके आ रहा है, कहां से आएगा? देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहां से आने वाले ये वाले इलेक्ट्रॉन, कहां से एनर्जी लेके आएगा? इसके पास से। अगर मान ले ये तूने 20,000 वोल्ट दिया, तो उसके पास 20,000 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी। अगर ये 20,000 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आ रहा है, तो वो किसके ऊपर आ रहा है? मोलिब्डेनम के एटम पे आ रहा है, ठीक है। अब वो आएगा तो इसके अंदर घुसा। अब आप खुद सोचो, एक नेगेटिव है, वो नेगेटिव चार्जेस के अंदर फ्लो हो रहा है, रिपल्शन होगा। अब आप खुद सोचो ऐसे, समझ में आया? तो वो जो रिपल्शन क्रिएट हो रहा है, वो एक तरीके का हम ये कह सकते हैं कि उसको एक प्रेसिंग वाला फोर्स लगेगा, राइट। एक दूसरे से दूर जाएगा, ये वाले से दूर जाएगा, इससे दूर जाएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस देखने को मिलेगा, राइट। और काइनेटिक एनर्जी लॉस भी हो रही है, प्लस ये पॉजिटिव है पूरा, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट भी कर रहा है इधर साइड, तो डिफ्लेक्ट भी हो रहा है। सो द एक्सीलरेशन जो है वो उसका, वैसे भी हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, और चेंज होकर यहाँ पर बाहर निकला। जैसे वो बाहर निकलेगा, मान ले कुछ वेलोसिटी v से आया था, और यहाँ पर कुछ वेलोसिटी v डैश से बाहर आया। अब यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1/2 m v डैश का स्क्वायर होगी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1/2 m v स्क्वायर होगी। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इनका जो डिफरेंस आएगा, ये k फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ये k इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। इनका जो डिफरेंस आएगा डेल्टा k इज इक्वल्स टू k इनिशियल माइनस k फाइनल, और ये जो तेरी डेल्टा k है वही तेरा क्या होगा? h इंटू एफ, ठीक है। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? मान ले यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल ही तेरी 0 हो गई, है ना, तो ते जितना आ रहा था यहाँ पे
उतना का उतना पूरा के पूरा कन्वर्ट हो गया इसमें रेडिएशन, और वो जो आएगा वो तेरा कंटिन्यूअस कर्व है ना, हमने कर्व देखा था इस तरह से, ये ऐसे हमने कर्व देखा था। तो इसमें बेटा ये जो था, दिस वाज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दिस वाज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दिस वाज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, राइट। ये वाली जो थी वो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम थी। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम भी पता है, ये कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होती है के बीटा थी और ये के अल्फा थी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसका क्यों बड़ा होता है स्पाइक? यस, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो हम यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि मान ले अगर ये इलेक्ट्रॉन आके इसको टकरा गया, कोलाइड कर गया, है ना, तो इसको बाहर निकाल देगा, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस आ जाएगी। अगर एम्प्टी स्पेस यहाँ पे आई तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके यहाँ पे पहुंचेंगे, और जो ट्रांजिशन करके पहुंच रहे हैं वो नजदीक वाले जो है, इसको हम अगर के एल एम कह दे, तो ये जो नजदीक वाले जाएंगे वो के अल्फा रेडिएशन देंगे, और दूर वाले जो आएंगे ये वाले यहाँ पे आ रहे वो के बीटा देंगे। और ये तेरा एल शेल है, अगर ये तेरा एल शेल है, दिस इज योर एल शेल, तो ये हो गया तेरा एल अल्फा, और इसके जस्ट ऊपर से नीचे आ रहा है वो बेटा हो जाएगा तेरा एल बीटा। तो ये हो गया तेरा एल अल्फा, ये हो गया एल बीटा। ठीक है, पहले हमेशा बीटा आएगा और नेक्स्ट हमेशा अल्फा आएगा। ये इसकी इंटेंसिटी हमेशा ज्यादा होनी, और दूसरी एक चीज, इसकी वेवलेंथ छोटी होगी, है ना, लैम्बडा ऑफ बीटा एंड दिस इज लैम्बडा ऑफ अल्फा। तो लैम्बडा बीटा इज ऑलवेज लेस देन लैम्बडा अल्फा। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसका लैम्बडा छोटा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका लैम्बडा आपको यहाँ पे छोटा दिखेगा इसका, क्योंकि इसकी एनर्जी गैप बड़ी है। ठीक है, और अगर m जाएगा तो यस एल के एल एम, तो अगर m होगा तो और छोटा होगा, मतलब इसका यहाँ पे देखो थोड़ी सी स्पाइक दिखनी है, बट दो ही जनरली हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो ये हो गया तेरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और वो हो गया तेरा कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो दोनों को इसी में निपटा देते हैं। आगे हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स तो होगा मोज़ले's वर्क। अब मोज़ले अंकल ने क्या किया, इसको मैं आपको वापस अच्छे से समझा देता हूँ। मोज़ले अंकल ने क्या किया, अंडर रूट ऑफ एफ, मतलब उसने देखा कि भाई फ्रीक्वेंसी और जेड का लीनियर इक्वेशन बन सकता है। तो व्हाट ही डिड, देखो अपने को इक्वेशन तो पता थी कि भाई 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू आर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर मैं कोई भी सीरीज अगर देखूं और यहाँ पे आप देखो तो अगर z स्क्वायर हम लोग लगाते हैं, फॉर हाइड्रोजन नहीं लगाते क्योंकि z इक्वल टू 1 होता है, बट यहाँ पर फॉर अ बिगर एटम्स, अगर हम बिगर एटम्स की बात करें, है ना, तो बड़े बड़े एटम्स की अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है उसके आगे बहुत सारे दूसरे इलेक्ट्रॉन उसको दिखते हैं, जिससे उसका इतना अच्छे से संपर्क नहीं हो पाता, किससे, सेंटर वाले न्यूक्लियस से। आपको ऐसे समझना है इस कॉन्सेप्ट। मान लो यहाँ पर हम इसको कंसीडर करते हैं, चल देख ले, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मान ले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, थोड़ी फील अच्छी आनी चाहिए तुमको, इस पे थोड़ा एफर्ट डाल। ठीक है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बेचारे को क्या लगता है कि मेरे को भाव नहीं दे रहा है, ये न्यूक्लियस बहुत कम है, क्योंकि मेरे को जिस इंटेंसिटी से खींचना चाहिए वो नहीं खींच पा रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे चार्जेस जो है वो एक स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसको ऐसा लगेगा कि मेरा जो इफेक्टिव न्यूक्लियस है बीच में, जो एक्चुअली Ze जितना चार्ज होना चाहिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या फील होगा, भाई भीड़ भाड़ बहुत है आगे, तो उसके स्क्रीनिंग की वजह से इसको जो पुलिंग फोर्स फील होता है वो थोड़ा कम फील होगा, इफेक्टिवली कम फील होगा। एक्चुअली Z के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा कम फील होगा, तो उसको ऐसा लगेगा एटॉमिक नंबर Z नहीं है, एक्चुअली कितना है, Z माइनस सम कांस्टेंट होगा, कुछ तो कम होगा, ऐसा उसको फील आएगा। तो इक्वेशन तेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से मॉडिफाई हो जाएगा, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट मॉडिफाई होता है। इसको हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जो के अल्फा के लिए कितना है, 1, फॉर के अल्फा इट इज ऑलवेज 1, क्योंकि हम लोग इसने एक्सरे स्टडी किया था, मोज़ले ने
सब एलिमेंट के क्या स्टडी किए थे, एक्सरे, एक्सरे के के अल्फा स्टडी किए थे सबके, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये आ जाएगा तेरा 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू आर और 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इस केस के अंदर अगर मैं यहाँ पर एच सी मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे एच सी आर एच सी कर दूँ, ठीक है, तो एच सी बाय लैम्बडा इज व्हाट, एनर्जी हो जाएगी। या तो एक काम करें एच को रहने देते, सी बाय लैम्बडा कर, अपने को फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, हाँ अपने को खाली सी चाहिए, तो यहाँ पे आर सी कर देते हैं और इसको भी यहाँ पे सी कर देते हैं। सी बाय लैम्बडा क्या हो जाएगा, एफ। तो ये जो फ्रीक्वेंसी एफ है वो जेड माइनस बी का होल स्क्वायर इनटू सी आर, इस पे ध्यान देना, सी आर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। अब देखो आप ध्यान से अगर देखोगे इसको, अगर मैं रूट करूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा मेरा रूट एफ इज इक्वल्स टू जेड माइनस बी इंटू सी आर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब तुम क्या स्टडी कर रहे हो इस पे इनकी वैल्यूज डिपेंड करने वाली है। मान ले मोजले ने स्टडी किया फॉर के अल्फा सीरीज ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं मेरा ये जो कांस्टेंट है उसको मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा वाला लाइन स्टडी करना। अगर मेरे को अल्फा लाइन स्टडी करना है मतलब मैं 2 से 1 पे आ रहा हूँ, 2 से 1 पे आ रहा हूँ, तो 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4 दैट इज 3 बाय 4। तो फॉर के अल्फा ये क्या हो जाएगा 3 बाय 4, हाँ अंडर रूट होगा, यस 1 बाय 2 कर दी। फॉर के अल्फा क्या हो जाएगा बता, दैट इज अंडर रूट ऑफ सी आर इंटू 3 बाय 4। अच्छा अब इसी को मैं कह दूंगा ए, एक कांस्टेंट है, समझ में। और ये तेरा z माइनस बी है एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, रूट एफ। आपने ये इक्वेशन कहीं ना कहीं देखी होगी, ठीक है। अब आप इसको अगर कंपेयर करो तो अगर थोड़ा मैं इसको एक्सपांड करूं तो जेड ए माइनस ए बी हो गया, क्या ये होगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप आ रहा है यस और नो। क्या इंटरसेप्ट नेगेटिव है ना, मतलब यहां कहीं पे अगर इंटरसेक्ट करेगा तो क्या मेरा ग्राफ ऐसे स्ट्रेट जाएगा। अगर मेरा ग्राफ ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, मेरे को उसका स्लोप पता है, स्लोप ये होगा, एक्स वेरिएबल मेरा जेड है, ठीक है, ये एक्स मेरा जेड है, ठीक है, स्लोप है वो ए, तो स्लोप इज ए और ये जो है वो रूट एफ है और ये क्या है तुम्हारा जेड। तो ये पता चला कि एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट रिलेशन में। उससे होगा क्या, मान ले मैंगनीज से आयरन के बीच में कुछ आता है, एफई ले लेते हैं, एफई और जिंक के बीच में कुछ आ रहा है, मान ले 30 और उसका कितना 26, तो 26 और 30 के बीच में कोई आया नंबर, कोई और एलिमेंट आया, मान ले जैसे अगर MnFe कोनिकुजन, ठीक है, चल मान ले ये डिस्कवर नहीं हुआ था डिस्कवर, ठीक है। जब इसका एक्सरे स्टडी किया, इसका एक्सरे स्टडी किया, इसका एक्सरे स्टडी किया, मान ले इसका एक्सरे स्टडी करने पर मैं रैंडम कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, 5.7 के यूनिट की कोई फ्रीक्वेंसी आ रही है, और इसका एक्सरे स्टडी करने पर बिकॉज एटॉमिक नंबर z बढ़ रहा है वैसे रूट एफ की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो मान ले इसकी 6.8 आ रही है, और मान ले निकल करके कोई एलिमेंट ढूंढा मैंने तो उसकी आ रही थी कुछ 6.0, तो आपको आइडिया आ जाएगा रूट एफ स्टडी करके कि रूट एफ कौन से दो एलिमेंट के बीच में आ रहा है। अगर उसका प्लेसमेंट आप यहाँ पे कर रहे हो किसका, ये था तेरा CO था, ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे मान ले था कौन, CU था, ठीक है, तो इसका प्लेसमेंट यहाँ पर कहीं होना चाहिए जो तुमने नया डिस्कवर किया, समझ में आया। तो इससे तुम नए वाले जो डिस्कवर होने वाले एलिमेंट है उसकी प्लेसमेंट कर सकते हो, कहाँ पे होगा। तो पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर से डिफाइन किया जाए, एटॉमिक नंबर से बनाया जाए, वो इन्होंने बताया मोजले। इट वाज अ वेरी नोटेबल वर्क, क्योंकि जो भी नए नए डिस्कवर होते गए फिर पीरियोडिक टेबल में कहाँ सेट होंगे वो पूरा डिसाइड हुआ। फिर अगर कोई फैमिली नहीं मिलती है तो उनको अलग ही बनाना पड़ेगा। मान ले फ्यूचर में जाके कुछ ऐसा हुआ कि सर एक ऐसी फैमिली मिल रही है जो कोबाल्ट और निकल के बीच में आ रही है, पूरी फैमिली है 4-5 एलिमेंट है, तो उनको फिर एक नई फैमिली बना दी जाएगी पीरियोडिक टेबल में, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे जो थे, और उनको कुछ अलग ही नाम दे दिया जाएगा, अलग ही उनको कॉलम दे दिया जाएगा, समझ में। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान ले ये 26 है, 27, 28, 29, 30, 27, 28, 29, 29, 30, 29, 30 के बीच में कोई आ रहा है, मान ले यहाँ पे कोई फैमिली मिल रही है नहीं, तो 29A, 29B ऐसा कुछ नाम देकर उनको पता चलेगा कि वहाँ पे एक्चुअली वो लोकेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसको मॉडिफाइड वे में रहे से अच्छे से प्रॉपर वे में एक्सरे स्टडी करके बनाया, ठीक है, कौन कहाँ पे होगा। तो वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, एनर्जी लेवल्स पे डिपेंड करता है। तो दिस वाज व्हाट मोजलेस वर्क वाज। इसके अंदर अगर तुम्हें अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछने तो ग्राफ पे खिलाएंगे तुमको स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑलवेज दे देंगे, डोंट वरी। नहीं देते तो खाली अल्फा का नहीं देंगे। और अगर तुमको बोला कि भाई प्लॉट किसके लिए कर रहा है
तो वो तेरे को प्लॉटिंग वाला ट्रांजिशन दे देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा के लिए कर, के अल्फा के लिए कर रहे, के बीटा के लिए कर रहे, तो बोल देंगे के बीटा, तो तुझे पकड़ लेना है वहाँ पे क्या चेंज होगा, है ना, ये अंडर रूट वाला चेंज होगा, ठीक है। अब किसके लिए कर रहे, तो वैसे थोड़ा डेप्थ में जाके तूने अच्छे से समझा है कि नहीं, तो पकड़ सकते कोई भी एक पॉइंट। तो इसको एज अ कॉन्सेप्ट ही याद रखो ऑलवेज पूरा, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला रट लिया होगा, नहीं, ये तो फॉर्मूला तो इतना ही रटना है, जेड माइनस बी इंटू, लेकिन अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया तो अटकोगे फिर। ठीक है बेटा, डन है, फाइन। और कुछ रहता है बताओ, हो गया ना, इससे बार कुछ है ही नहीं ऑलमोस्ट, डन। और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले एडवांस के क्वेश्चन कर लेना, है ना, वो भी ऐड कर लेना। पता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने कुछ किया था, गोल घूमता है वाला किया था, यस। रिड्यूस मास लगा के आप कर सकते हो उसको अच्छे से, म्यू इंटू आर स्क्वायर, है ना, आई ओमेगा स्क्वायर वाला, तो वो भी अच्छे क्वेश्चन है, वो भी कर ले, जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट ही है वो, यस।